नमस्ते दोस्तों, दृष्टिकोण में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक। आज हम बीबीसी दुनिया की उस रिपोर्ट पर एक गहरी नजर डालेंगे जिसकी सुर्खियों से हम सब गुजरे हैं। खबरें हमें बताती हैं कि क्या हुआ, लेकिन दृष्टिकोण का मकसद ये समझना है कि जो हुआ उसके पीछे के क्यों और कैसे क्या है। हम खबरों की परतों को हटाकर उन सवालों और तर्कों को सामने लाएंगे जो अक्सर पहली नजर में छूट जाते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। बीबीसी की रिपोर्ट ने हमें लॉस एंजलिस में राष्ट्रपति ट्रंप और कैलिफोर्निया के गवर्नर के बीच चल रहे टकराव के बारे में बताया। प्रदर्शन, नेशनल गार्ड्स और अब मरीन्स की तैनाती। ये खबर जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। रिपोर्ट में कैलिफोर्निया के गवर्नर और मेयर के हवाले से इसे तानाशाही भरा कदम और अधिकारों का हनन बताया गया है। ये एक जरूरी और वैध पक्ष है। किसी भी लोकतंत्र में सेना का घरेलू मामलों में इस्तेमाल, खासकर स्थानीय सरकार की मर्जी के खिलाफ, एक खतरनाक संकेत होता है। यह संघीय और राज्य सरकार के बीच के संतुलन को बिगाड़ता है, जो अमेरिकी संविधान का मूल आधार है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। क्या संघीय सरकार के पास अपने पक्ष में कोई तर्क नहीं है? ट्रंप प्रशासन का दृष्टिकोण यह है कि अवैध अप्रवासन एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, न कि सिर्फ एक स्थानीय समस्या। उनका तर्क ये हो सकता है कि जब कोई राज्य संघीय कानूनों को लागू करने में सहयोग नहीं करता, जिसे सैंक्चुरी स्टेट की नीतियां भी कहा जाता है, तो संघीय सरकार को अपने अधिकार क्षेत्र में सीधे हस्तक्षेप करने का अधिकार है। यहां टकराव दो विचारधाराओं का है, एक जो राज्य के अधिकारों को सर्वोपरि मानती है और दूसरी जो राष्ट्रीय कानून और सुरक्षा को सर्वोपरि मानती है। ये सिर्फ ट्रंप बनाम कैलिफोर्निया नहीं है, बल्कि ये एक बुनियादी संवैधानिक बहस है कि एक देश की सीमाओं और कानूनों पर अंतिम अधिकार किसका है। असल में ये एक राजनीतिक शतरंज है जिसमें सुरक्षा बलों को मोहरों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका खामियाजा आम नागरिकों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को भुगतना पड़ रहा है। अब रुख करते हैं उन दो युद्धों की ओर जिनका जिक्र रिपोर्ट में हुआ, यूक्रेन और गजा। रिपोर्ट ने एक दिलचस्प विरोधाभास दिखाया। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों की अदला बदली होती है, जो किसी भी युद्ध के बीच एक मानवीय पहल है। लेकिन ठीक उसी वक्त रूस सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला भी कर रहा है। यह हमें क्या बताता है? यह बताता है कि युद्ध में ऐसे छोटे-मोटे समझौते या मानवीय पहल शांति का संकेत नहीं होते। ये अक्सर रणनीतिक जरूरतें होती हैं। कैदियों की अदला बदली दोनों पक्षों के लिए अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने और घरेलू दबाव कम करने का एक तरीका हो सकता है। यह दिखाता है कि बातचीत के चैनल पूरी तरह बंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि युद्ध समाप्त होने वाला है। असल में यह युद्ध की क्रूर व्यवहारिकता है, जहां एक हाथ से राहत दी जाती है और दूसरे हाथ से हमला। ठीक इसी तरह गजा में जो हो रहा है वो सिर्फ गोलीबारी की एक और दुखद घटना नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया कि राहत सामग्री लूटने के दौरान और एक नए वितरण केंद्र के पास गोलीबारी हुई। यहां मूल समस्या पर गौर करना जरूरी है। यह व्यवस्था का पूरी तरह से ध्वस्त हो जाना है। जब सहायता पहुंचाने के लिए कोई सुरक्षित और निष्पक्ष व्यवस्था नहीं होती, तो अराजकता फैलती है। भीड़, हताशा और भूख ये एक ऐसा मिश्रण है जो किसी भी सहायता प्रयास को हिंसा में बदल सकता है। इस्राएली सेना का वहां होना और फिर उसी भीड़ पर गोली चलाना एक दुष्चक्र बनाता है। यहां सवाल ये उठता है कि सहायता वितरण की जिम्मेदारी किसकी है? एक ऐसी शक्ति की जिस पर दोनों पक्ष भरोसा कर सके, लेकिन उस शक्ति का वहां पूरी तरह से अभाव है। ब्रिटेन का इस्राएली मंत्रियों पर प्रतिबंध लगाना यह दिखाता है कि इस्राएल के करीबी सहयोगी भी उसकी सरकार के अतिवादी तत्वों से कितने असहज हो चुके हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बदलने के लिए ऐसे प्रतीकात्मक कदम नाकाफी है। अब आते हैं जापान के चावल संकट पर। बीबीसी ने इसके कारण गिनाए: गर्मी, पर्यटक, भूकंप के बाद घबराहट में खरीदारी और एक जटिल सप्लाई चेन। यह बिल्कुल सही है, लेकिन हमें द जापान एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव वाली बात पर रुककर सोचना होगा। यह सिर्फ एक लॉजिस्टिक समस्या नहीं है, यह एक व्यवस्थित संकट है। यह संकट दिखाता है कि कैसे दशकों पुरानी, संरक्षित और ताकतवर संस्थाएं जब बाजार के नए दबावों का सामना करती हैं, तो पूरी व्यवस्था चरमरा सकती है। ये कोऑपरेटिव समूह किसानों के हितों की रक्षा के लिए बना था, लेकिन आज शायद वही अपनी जटिलता और बाजार पर अत्यधिक नियंत्रण के कारण समस्या का हिस्सा बन गया है। ये कहानी सिर्फ जापान की नहीं है, ये हर उस देश के लिए एक चेतावनी है जहां जरूरी चीजों की सप्लाई कुछ ताकतवर समूहों के हाथ में केंद्रित है। जब सिस्टम लचीला नहीं होता, तो एक छोटा सा झटका भी उसे तोड़ सकता है। और अंत में चीन के ड्राइवरलेस ट्रक। रिपोर्ट भविष्य की एक रोमांचक तस्वीर दिखाती है। बिना ड्राइवर के दौड़ रहे ट्रक, बढ़ती एफिशिएंसी।
कंपनी का दावा है कि एक ड्राइवर की तनख्वाह में 3 रोबो वैन चलाई जा सकती हैं। ये आर्थिक रूप से बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन यहाँ जो सवाल नहीं पूछा गया वो ये है कि उन करोड़ों ट्रक ड्राइवरों का क्या होगा जिनकी नौकरियां खतरे में है। चीन जैसा देश जहां सरकार का पूरा नियंत्रण है, इस तकनीक को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकता है, लेकिन इसके सामाजिक आर्थिक परिणाम क्या होंगे? क्या समाज इस बदलाव के लिए तैयार है? ये सिर्फ तकनीक की कहानी नहीं है, ये रोजगार के भविष्य और सामाजिक ताने बाने पर पड़ने वाले असर की कहानी है। सुरक्षा का भरोसा जीतना एक बात है, लेकिन लाखों लोगों को एक नए आर्थिक यथार्थ के लिए तैयार करना बिल्कुल दूसरी और कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती है। तो दोस्तों, बीबीसी की इन खबरों के आईने में हमने देखा कि अमेरिका में टकराव सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि संवैधानिक है। युद्ध में मानवीय कदम अक्सर शांति नहीं बल्कि रणनीति का हिस्सा होते हैं, और जापान से लेकर चीन तक हमारी आधुनिक व्यवस्थाएं और तकनीक जितनी सुविधाजनक दिखती हैं, उतनी ही नाजुक और विघटनकारी भी हो सकती हैं। ये वो दृष्टिकोण है जो हमें सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि एक जागरूक नागरिक बनाते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। अगली बार तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। बीबीसी दुनिया में आज देखिए, अमेरिका में ट्रंप और राज्य सरकार में बढ़ती तकरार। अमेरिका के लॉस एंजलिस में जारी प्रदर्शनों को लेकर बढ़ा तनाव। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने किया राष्ट्रपति ट्रंप पर मुकदमा। ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स के साथ साथ मरीन्स की तैनाती के भी दिए आदेश। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। किस ओर जा रहे हैं अमेरिका के लॉस एंजलिस में हालात, करेंगे इसकी बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। रूस ने कल रात यूक्रेन पर किए 135 ड्रोन हमले। दोनों देशों के संघर्ष के बीच यूक्रेन और रूस ने की एक दूसरे के कैदियों की रिहाई भी। दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। ब्रिटेन ने लगा इजरायल के 2 धुर दक्षिणपंथी मंत्रियों पर प्रतिबंध। ट्रैवल बैन के साथ ब्रिटेन में उनकी संपत्ति को भी किया गया जब्त। गजा में खाना लेने गए कई और फलस्तीनियों की गोलीबारी में मौत। जापान में चावल को लेकर गहराया संकट। कम सप्लाई और ज्यादा कीमत की वजह से एक मंत्री को गंवाना पड़ा अपना पद। कैसे और क्यों हुई इस संकट की शुरुआत, दिखाएंगे टोक्यो से स्पेशल रिपोर्ट। अमेरिका के लॉस एंजलिस में हंगामा और विवाद थमता नहीं दिख रहा। वहां बिना दस्तावेज के रह रहे अप्रवासियों को पकड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए थे। इन प्रदर्शनों पर काबू पाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले नेशनल गार्ड भेजे थे और अब उन्होंने मरीन कोर के 700 सैनिकों की तैनाती का भी ऐलान किया है। इन सब के बीच वहां चौथे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहे। हालांकि प्रदर्शन पहले के मुकाबले थोड़े शांत हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए लॉस एंजलिस पुलिस ने कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की है और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया है। लेकिन लॉस एंजलिस की सड़कों पर मरीन्स की तैनाती आम बात नहीं है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कहा है कि इस तरह सुरक्षा बलों की तैनाती तानाशाही भरा कदम है। लॉस एंजलिस की मेयर ने इस पर क्या कहा, वो सुनते हैं। And it makes me feel like our city is actually a test case for what happened. मुझे लग रहा है कि हमारा शहर उदाहरण बन गया है कि जब फेडरल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार ले ले तो क्या होता है। हमारे शहर का इस्तेमाल इस एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं होना चाहिए। नेशनल गार्ड की तैनाती से पहले मैं बात करने और ये बताने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ नेशनल गार्ड भेजने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें बता रही थी कि उनके आने से हालात गंभीर हो सकते हैं, शहर में अफरा तफरी मच सकती है, इसीलिए यहाँ जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। It would be a provocative move and it would be like a deliberate attempt. गवर्नर की मंजूरी के बिना सैनिकों की तैनाती के खिलाफ कैलिफोर्निया ने कोर्ट का रुख किया है। इन सब के बीच ट्रंप प्रशासन ने उन प्रवासियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है जिन पर बिना दस्तावेजों के रहने का शक है। ट्रंप ने कैलिफोर्निया के गवर्नर तक को धमकी दी है कि इस काम में अड़चन न डालें। ये गवर्नर किसी काम के नहीं हैं। देखिए वो कैलिफोर्निया में क्या कर रहे हैं। एक अच्छे खासे राज्य को बर्बाद कर रहे हैं। अगर हम यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए गार्ड्स नहीं भेजते तो तबाही मच गई होती। और इन सब के बीच लॉस एंजलिस की सड़कों पर क्या हाल है, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता कार्ल नाजमन। हमें एक बार फिर प्रदर्शनकारियों और अधिकारियों में झड़प देखने को मिली है। प्रदर्शनकारी अधिकारियों पर पटाखे, पानी की बोतलें और दूसरी चीजें फेंक रहे हैं और इन पर जवाब में स्टन ग्रेनेड और आंसू गैस का इस्तेमाल हो रहा है।
पूरे अमेरिका में लॉस एंजलिस सबसे बड़ी काउंटी है। ये प्रदर्शन उसके बीचों बीच हो रहे हैं। यहाँ के अधिकारी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे शहर में प्रदर्शन नहीं हो रहे, जबकि व्हाइट हाउस के अधिकारी और डोनाल्ड ट्रंप दिखाना चाह रहे हैं कि पूरे शहर में ही ऐसे हाल हैं। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि यहाँ लोग गलियों और सड़कों में प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ हद तक ये उनका अधिकार भी है। इनका कहना है कि हालात काबू में हैं और यहाँ पर फेडरल गार्ड्स या मरीन्स की जरूरत नहीं है। इससे तो हालात और खराब हो रहे हैं। About the Marines and the National Guard here, they say it's simply just inflaming the situation. और अब बात रूस यूक्रेन जंग की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोपीय देशों से मांग की है कि वो रूस के तेज होते ड्रोन और मिसाइल हमलों के खिलाफ कड़े कदम उठाएं। यूक्रेन ने कहा है कि बीती रात उस पर 300 से भी ज़्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमले हुए। यूक्रेन के कीव और ओडेसा शहर इन हमलों की चपेट में आए, जिसमें कम से कम 2 लोगों की मौत हुई और 12 से ज़्यादा घायल हुए। रूस में भी यूक्रेन के हमले हुए हैं, हालांकि उसमें किसी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन कई एयरपोर्ट्स को कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया था। हालांकि इन हमलों के ठीक पहले रूस और यूक्रेन के बीच इस जंग में कैदियों की अब तक की सबसे बड़ी अदला बदली हुई, जिसके तहत 25 साल से कम उम्र के सैनिकों को रिहा किया गया है। ये अदला बदली अभी कुछ दिनों के लिए जारी रहने की उम्मीद है। जब कुछ सैनिक वापस यूक्रेन लौटे तो वहां कैसा माहौल था, देखिए उत्तरी यूक्रेन से बीबीसी संवाददाता पॉल एडम्स की रिपोर्ट। ये नौजवान यूक्रेनी सैनिक रूस की जेलों में लंबा वक्त काटकर अपने देश लौट आए हैं। ये सब एक हफ्ता पहले हुए समझौते की वजह से मुमकिन हो पाया है। आने वाले दिनों में ऐसे और भी कई युद्धबंदी अपने वतन लौटेंगे। एक घंटे बाद सैनिक पास के एक कस्बे में पहुंचे। ये स्वागत कुछ अलग तरह का है। यहाँ लापता सैनिकों के परिवार जमा हैं। हर कोई अपनों की किसी खबर के लिए बेताब है। इन्हें नहीं पता कि इनके पिता, भाई या बेटे जिंदा भी हैं या नहीं। यहाँ खुशी नहीं, डर, बेचैनी और उम्मीद का मिला जुला भाव है। सुनने में अजीब लग सकता है, पर मैं वाकई चाहती थी कि मेरे पिता घायल हों। परिवार के 2 और लोग पहले से लापता थे। जब मुझे पता चला कि पापा भी नहीं मिल रहे हैं, वो सबसे दर्दनाक पल था। रूस और यूक्रेन के कब्जाए इलाकों में कई लोगों को कैद रखा गया है। कुछ बहुत बुरे हालात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने रूस की हिरासत में काफी लंबा वक्त बिताया है। वहाँ इंटरनेशनल रेड क्रॉस भी नहीं पहुँचा है। उनकी सेहत बहुत खराब है। उन्हें भरपेट खाना नहीं मिल रहा है। वो टॉर्चर भी सहन कर रहे हैं। जब भी कोई दिखता है, भीड़ में हलचल होती है। कुछ को तो राहत मिलती है, लेकिन बाकियों की बेचैनी और परेशानी बढ़ जाती है। वैलेरा 3 साल से ज्यादा वक्त से लापता थे। उन्हें जंग के शुरुआती दौर में यूक्रेन के मारियुपोल शहर से पकड़ा गया था। वो चाहते थे कि लापता लोगों को पहचानने में मदद करें, मगर कैद में जिन लोगों से वो मिले थे वो बहुत दुबले हो चुके हैं। रूस ने भी अपने सैनिकों का स्वागत किया, जिन्हें बेलारूस से मॉस्को के नजदीकी एयरबेस लाया गया। ये इस जंग में अब तक हुई कैदियों की सबसे बड़ी अदला बदली है, लेकिन सीज फायर होने के अब भी कोई संकेत नहीं है। बीबीसी संवाददाता पॉल एडम्स की रिपोर्ट। और बात दूसरी जंग की, जो इजराइल और हमास के बीच चल रही है। गजा में भूख से बेहाल लोगों के हालात खराब हो रहे हैं। खाना लेते जाते वक्त उनके मारे जाने का सिलसिला भी जारी है। और एक बार फिर वहां हुई गोलीबारी में 2 अलग अलग घटनाओं में कई फलस्तीनियों की मौत हुई है। गोलीबारी की एक घटना खाने का सामान ले जा रहे काफिले को लूटने के दौरान हुई, जबकि दूसरी घटना राहत सामग्री बांटने के उस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के पास हुई, जिसे लेकर लगातार विवाद हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें 20 लोग मारे गए हैं। इस पर और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता ह्यूगो बशेगा। गजा में ट्रकों का एक काफिला आटा लेकर जा रहा था। लोगों ने उसे लूटने की कोशिश की और उस भीड़ में कुछ बंदूकधारी भी थे। चश्मदीदों ने बताया कि तब इजरायली सेना ने उन पर गोलियां चलाईं। इजरायली सेना का कुछ समय पहले एक बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो इस घटना की जांच कर रहे हैं। इस बीच एक दूसरे वाकये में अल-अफ्दा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बताया कि गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के पास एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के पास हुई गोलीबारी
गोलीबारी में 3 लोग मारे गए हैं। गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर शुरू किया है और गजा में खाना बांटने की ये नई व्यवस्था है। जब से ये व्यवस्था शुरू हुई है तभी से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि इस व्यवस्था में फलस्तीनियों को राहत सामग्री के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के पास जाना होता है। इस बीच इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा है कि स्वीडिश एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग इजराइल से बाहर जा चुकी हैं। वो फ्रांस होते हुए स्वीडन पहुंचेंगी। वो उन 12 फलस्तीनी समर्थकों के अभियान में शामिल थी जिनका जहाज कल गजा पहुंचने पर कब्जे में ले लिया गया था। इस बीच ब्रिटेन ने इजराइल के 2 मंत्रियों पर ट्रैवल बैन लगा दिया है। यूके के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने घोषणा की है कि इजराइल के 2 मंत्रियों इस्तमार बिन गुएर और बेजालेल स्मोट्रिच को ट्रैवल बैन का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दोनों मंत्रियों ने फलस्तीनियों के मानवाधिकारों को लेकर बेहद गंभीर और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और इस तरह की बातें स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि हम गजा में तुरंत सीज फायर चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमास जल्द से जल्द बंधकों को रिहा करे। अब गजा के शासन में उसकी कोई भूमिका नहीं रहेगी। अब 2 स्टेट सोल्यूशन की ओर बढ़ने का वक्त है। क्या हो अगर आपको खाने में रोटी या चावल ना मिले या फिर ये बहुत महंगा हो जाए? जापान में यही हो रहा है। यहाँ लोग ज़्यादातर चावल या उससे बनी डिशेस खाते हैं, लेकिन इस वक्त चावल को लेकर वहाँ इमरजेंसी जैसे हालात हैं। बीते दिनों एक मंत्री को इस समस्या को हल्के में लेते हुए किए गए कॉमेंट की वजह से पद छोड़ना पड़ा। क्यों बने ऐसे हालात, बता रही हैं जापान की राजधानी टोक्यो से बीबीसी संवाददाता शाइमा खलील। जापान में चावल से जुड़ा संकट पैदा हो गया है। एक साल में $14 के इस बैग की कीमत करीब $30 हो गई है। सुपरमार्केट्स के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी हैं और कोशिश बस यही है कि हाथ में एक चावल का बैग आ जाए। और इन तस्वीरों ने आम जनता को हैरान कर दिया है। हमने चावल को कभी तवज्जो दी ही नहीं, लेकिन ये काफी चौंका देने वाला है कि इतने कम समय में इसकी कीमत इतनी बढ़ गई है। चावल की सप्लाई का कंट्रोल सरकार के पास है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। ये महंगा है पर हमें खरीदना होगा। लेकिन हालात ऐसे हुए कैसे? साल 2023 में चावल की पैदावार पर भीषण गर्मी ने असर डाला। फिर 2024 में करीब 4 करोड़ पर्यटकों ने जापानी खाने का लुत्फ उठाया, जिससे चावल की डिमांड पर और प्रेशर आ गया। फिर साल 2024 में दक्षिण पश्चिमी जापान में भूकंप आया। उसके बाद जब भूकंप की एक और चेतावनी आई, जिसके बाद लोगों ने पैनिक बाइंग शुरू कर दी। सप्लाई चेन भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ज्यादातर किसान अपने चावल द जापान एग्रीकल्चरल कोऑप के थ्रू बेचते हैं। ये काफी ताकतवर ग्रुप है जिसकी अपने हित हैं और सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से अच्छे खासे रिश्ते हैं। ये ग्रुप जापान के ग्रामीण इलाकों में लोगों को प्रभावित करने के लिए जाना जाता है। जे चावल को होलसेलर्स को बेचता है, जो आगे इसे बड़े सुपरमार्केट चेन्स को बेचते हैं। लेकिन हाल ही में कुछ सप्लाई ऑनलाइन बेची गई है, जिससे मार्केट में बड़ा असमंजस पैदा हो गया है। जानकार कहते हैं कि अगर सरकार ने इसका हल तुरंत नहीं निकाला तो जापानी पीएम को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और समंदरों को कैसे बचाया जाए, इसे लेकर फ्रांस के नीस शहर में यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें कई देश हिस्सा ले रहे हैं। भारत की ओर से भेजे गए प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे हैं भारत के अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इस सम्मेलन में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, बता रहे हैं लंदन से बीबीसी संवाददाता नवीन सिंह खड़का। समुद्र से जुड़ी काफी सारी समस्याएं हैं, जैसे कि वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण समुद्र का पानी गर्म होते जाना, उसकी वजह से जो है जलवायु का संकट और गहरा बनते जाना, या फिर प्लास्टिक का प्रदूषण, और फिर जैसे कि मछली या फिर अन्य सी फूड का दोहन जो अनियंत्रित रूप से हो रहा है। इन सब से निपटने के लिए सन 2023 में देशों ने एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हाई सीज ट्रीटी में साइन किए थे। लेकिन वो संधि जो है वो अब तक लागू नहीं हुआ है, क्योंकि उसे पारित कराना है देश को। 134 देशों ने हाई सीज ट्रीटी में साइन किया था, लेकिन उनमें से 80 से ज्यादा ने उसे अपनी सरकार या संसद से पारित रेटिफाई नहीं किया है, और उनमें से भारत भी एक है। इस संधि को लागू करने के लिए इसे कम से कम 60 देशों द्वारा पारित करना जरूरी है। देखिए, अभी जो है जो समुद्र है इतने सारे, इसमें सिर्फ 3% या फिर उससे भी कम जो है समुद्र का क्षेत्र जो है संरक्षित है, जबकि हाई सीज ट्रीटी का उद्देश्य है सन 2030 तक
30% जो है समुद्री क्षेत्र को संरक्षित किया जाए, और उसमें 8 जो है विभिन्न जो है क्षेत्र का उसमें मैपिंग किया गया है। उनमें से एक जो है एक मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, समुद्री संरक्षित क्षेत्र हिंद महासागर में भी, इंडियन ओशन में भी किया गया है। उसका नाम है साया दे माला बैंक। और देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पैसा कहाँ से आएगा, ये है। इस काम के लिए जो है ये जो समुद्री क्षेत्र को संरक्षण करने के लिए सालाना तकरीबन 16 अरब डॉलर की आवश्यकता है, जबकि अभी सिर्फ 1.5 अरब डॉलर ही उपलब्ध है। और देखिए समुद्र जो है वो काफी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं उसमें आधा जो 50% ऑक्सीजन समुद्र से ही आता है, और जो वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हो रहा है, जो हीट की बात है ना, तो वो हीट 90% जो हीट है वो समुद्र ही अपने आप में ले लेती है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बात के लिए ये जो है ये ट्रीटी है, इसे पारित कराना है, इसीलिए ये जो है ये बैठक यहाँ हो रहा है। और क्या आप सोच सकते हैं, बिना किसी ड्राइवर के भारी सामान लेकर हाईवे पर दौड़ते ट्रक्स, जहां स्टीयरिंग व्हील पर किसी का भी हाथ नहीं है। सुनकर थोड़ा अजीब और डरावना लग सकता है, लेकिन चीन में ऐसा हो रहा है। देखिए चीन के बीजिंग और हरफे शहर से बीबीसी संवाददाता स्टीफन मैकडोनाल्ड की रिपोर्ट। ये ट्रक इस सड़क पर बिना किसी ड्राइवर के खुद ही चल रहे हैं। पोनी एआई को एक वीडियो फिल्माने की इजाजत दी गई, जिसमें ये दिखाया गया कि ये गाड़ियां क्या क्या कर सकती हैं। इस कंपनी ने बीबीसी को दिखाया कि कैसे अब वो एक पायलट प्रोग्राम के तहत बीजिंग से तियानजिन पोर्ट तक डिलीवरी कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे सामने एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक है। बाहर से तो ये किसी आम ट्रक की तरह दिखाई देता है। आइए देखते हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल एक ड्राइवर साथ होता है, ताकि इमरजेंसी की सूरत में वो कंट्रोल अपने हाथ में ले ले। तो हम इस रास्ते पर जा रहे हैं, और सच कहूँ तो ये काफ़ी अजीब है, क्योंकि देखिए वो रहे ड्राइवर और उनके हाथ स्टीयरिंग व्हील से हटे हुए हैं। शुरू में इन ट्रक्स में डर लग रहा था, लेकिन इन्हें टेस्ट करते हुए इतना वक्त बिता लेने के बाद मुझे अब लगता है कि ये काफ़ी सही और सेफ है। मैंने पूछा कि इस ट्रक के सेंसर्स कैसे काम करते हैं। ये हमारा मेन सेंसर है। ये लॉन्ग रेंज लेजर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कैमरे भी हैं जो हर तरफ ब्लाइंड स्पॉट्स का पता लगा सकते हैं। ये गाड़ियां फिलहाल पहले से तय रास्तों पर टेस्ट की जा रही हैं, लेकिन बाकी जगहों पर छोटे ट्रकों को सड़कों पर चलने की इजाजत काफी पहले दे दी गई है। चीन के पूर्वी शहर हरफे में रिनो एआई कुरियर कंपनियों के बड़े डिस्ट्रीब्यूशन हब से सामान लेकर पास के स्टेशन तक ले जा रही है। वहां से इसे स्कूटर ड्राइवर लोगों के घरों तक डिलीवर करेंगे। हमें बताया गया है कि डिलीवरी कंपनियां एक ड्राइवर की तनख्वाह के बराबर खर्च पर 3 रोबो वैन किराए पर ले सकती हैं। ड्राइवरलेस गाड़ियों की इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। डिलीवरी कंपनियों के अलावा सुपरमार्केट, अस्पताल और यूनिवर्सिटीज भी हमारे कस्टमर्स में शामिल हैं। दुनिया भर में लोगों को ये भरोसा दिलाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना है कि भारी ट्रकों को बिना ड्राइवर के सड़कों पर चलाना सुरक्षित है। लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि कम से कम चीन में ये कुछ ही सालों में हर जगह दिखाई देने लगेंगे। बीबीसी संवाददाता स्टीफन मैकडोनाल्ड की रिपोर्ट। और बीटीएस फैंस तब खुशी से झूम उठे जब इस म्यूजिक बैंड के 2 मेंबर्स साउथ कोरियन मिलिट्री में मैंडेटरी सर्विस देकर इस तरह वापस लौट आए। और आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC Sarika।